नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान EORO एग्ज़ाम के लिए। ये प्रश्नोत्तरी है जिसमें 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं राजस्थान EORO एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव कब कराना अनिवार्य है? नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव कब कराना अनिवार्य है? तो ये आपको बता दें कि नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव है वो घोषणा के दिन से लेकर 6 माह के भीतर भीतर कराना अनिवार्य है। धारा 3, जी हाँ दोस्तों, धारा 3 जिसमें नगर पालिका के गठन को लेकर इसमें दिया गया है, प्रावधान है धारा 3 के अंतर्गत। और ये आपको बता दें कि नगर पालिकाओं के परिसीमन और निर्धारण से संबंधित प्रावधान है, धारा 3 से शुरुआत होती है। नगर पालिका के गठन के लिए जब से नगर पालिका के गठन की घोषणा की जाती है, यानी किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उस घोषणा के दिन से लेकर 6 माह के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ये धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तो उसकी निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार किसके पास जाएंगे? यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तो उस क्षेत्र की निधि संपत्ति संबंधी अधिकार है वो किसके पास जाएंगे? तो ये आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तो उस नगर पालिका की निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ये दिया गया धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 को ही आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कवर करेंगे। तो धारा 3 के अंतर्गत यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका ना रहे तो उसकी निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार राज्य सरकार को चले जाएंगे, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, और वो संपत्ति उसी क्षेत्र के विकास के लिए व्यय की जाएगी जो क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा है अब। तो ये आपको ध्यान रखना है, धारा 3 के अंतर्गत ये सब कुछ दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, नगर पालिका के सीमा चिन्हों का स्थापन किसकी अनुमति से किया जाएगा? तो नगर पालिका के सीमा चिन्हों का स्थापन, सीमा का निर्धारण नगर पालिका का जो स्थापन है वो जिला कलेक्टर, जहाँ उस जिले के जिला कलेक्टर की अनुमति से नगर पालिका स्वयं के खर्च से करेगी। तो ये सीमा चिन्हों का निर्धारण ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए अनुमति ली जाएगी जिला कलेक्टर की। और ये दिया गया धारा 3, ये भी बात धारा 3 के अंतर्गत लिखी गई है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में ये वर्णित है कि यदि कोई नगर पालिका के सीमा चिन्हों का निर्धारण, सीमा चिन्हों का स्थापन है वो जिला कलेक्टर की अनुमति से नगर पालिका स्वयं के खर्चों पे, ये आपको ध्यान में रखना है, नगर पालिका अपने स्वयं के खर्चों पे सीमा का निर्धारण करेगी। कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, इसमें पूरा खर्चा है वो नगर पालिका का लगेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई आवास 2 या 2 से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में है तो उसे किसके माध्यम से एक नगरपालिका में घोषित किया जा सकता है? यदि कोई आवास 2 या 2 से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में है तो उसे किसके माध्यम से एक नगरपालिका में घोषित किया जा सकता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोई आवास है, आवास हो चाहे भंडागार हो, विनिर्माणशाला हो, उद्योग हो, कारोबार हो, ऐसा कोई आवास, उद्योग, विनिर्माण, कारोबार 2 या 2 से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में विस्तृत है तो उसे राज्य सरकार के अधिसूचना के माध्यम से एक नगरपालिका में घोषित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है और उसे किसी एक नगरपालिका में घोषित किया जा सकता है। अगर कोई आवास है वो 2 या 2 से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में है तो उसे एक नगरपालिका में घोषित कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन अधिसूचना के माध्यम से। और ये भी दिया गया है धारा 3 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 3 आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के अधिसूचना के द्वारा इसे एक नगरपालिका क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है, यदि सीमा में परिवर्तन के माध्यम से कोई क्षेत्र नगरपालिका में शामिल किया गया है, यहाँ दोस्तों सीमा में परिवर्तन के माध्यम से कोई क्षेत्र नगरपालिका में शामिल किया गया है तो उसके वित्त और संपत्ति संबंधी अधिकार किसे मिलेंगे। यदि कोई सीमा में परिवर्तन के माध्यम से कोई क्षेत्र नगरपालिका में शामिल किया गया है तो उसके वित्त और संपत्ति संबंधी अधिकार है वो मिलेंगे उस नगरपालिका को जिसमें ये जाएंगे। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 3 के अंतर्गत ये दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 3, यदि सीमा में परिवर्तन के माध्यम से कोई क्षेत्र नगरपालिका में शामिल किया गया है तो उसके वित्त और संपत्ति संबंधी अधिकार उस नगरपालिका को मिल जाएंगे जिसमें ये क्षेत्र शामिल किया गया है। यानी उसी नगरपालिका में ये संपत्ति और वित्त संबंधी अधिकार मिलेंगे जिस क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। यानी कि ए मान लो कोई क्षेत्र है जिसे बी नगरपालिका में शामिल किया गया है तो ए के जितने भी अधिकार और संपत्ति, वित्त और संपत्ति संबंधी अधिकार है वो बी नगरपालिका को मिल जाएंगे। तो इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि धारा 3 के अंतर्गत ये सब कुछ दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की। नेक्स्ट है, नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो नगरपालिका के सीमा में परिवर्तन करने का कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, तो ये सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, ये ध्यान रखना, राजपत्र में इसके लिए प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है और नगरपालिकाओं से अपवर्जित यानी हटा भी सकती है। घोषित भी कर सकती है और हटा भी सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नगरपालिका ना रहे ऐसा भी प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। ये सब कुछ दिया गया धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 ही हम कवर कर रहे हैं। तो धारा 3 जिसमें राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट, यदि किसी गांव को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो वहां के प्रतिनिधियों को क्या माना जाएगा। यदि किसी गांव को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो वहाँ के जो प्रतिनिधि है उसे प्रतिनिधि ही माना जाएगा। यहाँ दोस्तों प्रतिनिधि माना जाएगा, राज्य सरकार के प्रतिनिधि। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसी गांव को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो उसे पंचायत से हटा दिया जाता है और वहाँ के जो सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, उन सभी को उस क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्र भी हम कर सकते हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर उनको माना जाता है यदि किसी गांव को नगरपालिका में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी गांव को नगरपालिका घोषित किया जाता है, पीछे हमने पढ़ा था नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो वहाँ के जो सरपंच जो भी सरपंच वगैरह है तो उनको प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन अगर किसी गांव को नगरपालिका घोषित ही कर दे, मान लो एक गांव है और उसे नगरपालिका ही घोषित कर दे तो वहाँ का जो सरपंच होगा वो उस वहाँ का अध्यक्ष बन जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये भी दिया गया धारा 3 के अंतर्गत, हम धारा 3 ही पढ़ रहे हैं। तो यदि किसी गांव को नगरपालिका ही घोषित कर दे तो वहाँ का जो सरपंच है वो अध्यक्ष बन जाएगा, उप सरपंच उपाध्यक्ष बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका की स्थापना और निगमन संबंधी कौन सी धारा से संबंधित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग नगरपालिका की स्थापना और निगमन ये संबंधित है धारा 5 के अंतर्गत। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगरपालिका की स्थापना और निगमन है ये धारा 5 के अंतर्गत शामिल है। 4 में क्या प्रावधान है, तो धारा 4 को अभी आपको बता दूं कि धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार नगरपालिका को इस अधिनियम में ऐसे उपबंधों एवं परिवर्तन को लागू करने से छूट दे सकती है जो उसके लिए अनुपयुक्त हो, यानी उपयुक्त न हो। राज्य सरकार स्वयं ऐसे विषयों के लिए नगरपालिका के लिए नियम बनाती है। तो नियम भी ये नगरपालिका बनाती है, धारा 4 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में क्या प्रावधान है। तो धारा 3 हम पढ़ रहे थे,
धारा 3 में आप सभी को पता है नगर पालिकाओं के परिसीमन और निर्धारण, सीमा का निर्धारण करना और परिसीमन करना उससे संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।